नमस्कार, आप देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुरवालिया। बात करेंगे बंगाल चुनाव से जुड़ी। बंगाल के चुनाव एक लिहाज से आकर्षण का केंद्र बने रहे और वो आकर्षण का केंद्र था बंगाल में होने वाला प्रचार। चुनावों के लिए जो प्रचार हुआ उसमें किसी हिंदी मसाला मूवी की तरह हमने सस्पेंस देखा, एक्शन देखा, थ्रिलर देखा, ड्रामा भी देख लिया और अब ये स्थिति आन पड़ी है कि सर पर है चुनाव और ऐसे में अभी तक कैंडिडेट्स को जो मान मुनव्वल का जो दौर है वो चल पड़ा है। टीएमसी के कई कैंडिडेट्स नाराज हैं, बीजेपी से कई कैंडिडेट्स नाराज हैं। क्या है उनकी नाराजगी की वजह, यही जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी और जाने माने पत्रकार एसपी त्रिपाठी। सीधा रुख करेंगे त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, हम प्रचार में देखते आए हैं रोज कुछ नया ट्विस्ट देखने को मिलता था, लेकिन अब तो सारा मामला कैंडिडेट्स पर आ गया है। इस पर आप देखिए कि बंगाल का चुनाव तो दिलचस्प होता ही है। इस बार और दिलचस्प हो गया है क्योंकि एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको बिल्कुल ही टारगेट रख लिया कि विषय हमको जीतना ही जीतना है। और दूसरी बात ये कि तीसरी बार बीजेपी ने तो मूंछ का सवाल बना लिया है बंगाल। बिल्कुल मूछ का सवाल बना लिया है और उसके लिए उसकी तरह से स्ट्रेटजी बनाया है। उसके प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, होम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, देश के जितने बड़े नेता हैं, एमपी जो सबको ड्यूटी लगा दिया है कि उसको हम किसी तरह से जीतेंगे, है ना। अब और उसके बाद ममता बनर्जी के लिए भी इज्जत का सवाल है क्योंकि 2 बार वो रह चुकी हैं, 2 टर्म रह चुकी हैं। तीसरे टर्म के लिए अब इस तरह से वो कर रही हैं, ऐसे वहाँ के मतदाताओं को कह रही हैं कि भाई आप ये शेर को मैं जो है गेट तक ले आई हूँ, अब इसको अंदर जो है अंदर नहीं आने देंगे। तो इस तरह से लोगों को प्रचार किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से डरावनी है पार्टी है और ये लोकतंत्र को ख़त्म कर देगी, देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर देगी। और उसके बाद जो है ये जो है केवल जो इनके पास कुछ नहीं है करने के लिए, डराते हैं, धमकाते हैं और लोकतंत्र के नाम पर कुछ नहीं करते, खाली डबल इंजन की बात करते हैं। और इनके पास जो है कुछ करने के लिए नहीं, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें नहीं हैं राज्यों में भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं। इस तरह से प्रचार हो रहा है। अब रही बात ये कि जैसे आपने पूछा ना कि अब जो है उठापटक कैसे हो गई, तो जब चुनाव में टिकट बंटवारे का मामला होता है तो टिकट बंटवारे के समय इस तरह की स्थितियाँ होती हैं, लोग नाराज होते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप बखूबी जानते हैं कि जब चुनाव की घोषणा होती है उससे कई समय से पहले से कैंडिडेट्स को लेकर जो है लिस्टिंग शुरू हो जाती है, कई तरह की प्लानिंग्स की जाती है, एग्जीक्यूशन की बात बाद में। लेकिन उस लिहाज से अगर देखा जाए तो काफी समय से तैयारियां चल रही थी। हालांकि वो बात अलग है कि कई लोग टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आ गए, तो इस लिहाज से बीजेपी के लिए वो काफी मुश्किल भरी स्थिति हो गई। लेकिन अब टीएमसी का क्या, टीएमसी के जो कद्दावर कैंडिडेट्स हैं वो जब पीछे हट रहे हैं तो सर टीएमसी की मुश्किलें बढ़ेंगी नहीं? टीएमसी के साथ साथ टीएमसी की मुश्किलें तो बढ़ गई हैं क्योंकि एक तो उसमें भगदड़ मच गई। सबसे बड़ी बात, जितने जनाधार वाले नेता थे, चाहे मुकुल राय हो पहले ही आ गए थे और शुभेंदु अधिकारी हैं और भी बड़े नेता कई एमपी आ गए। तो आप ये देखिए कि उसमें तो वहाँ भगदड़ मच गई, वहाँ तो स्वाभाविक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी कब नहीं उठापटक है। भारतीय जनता पार्टी में उठापटक है कि जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी, जो नेता काफ़ी अरसे से तृणमूल कांग्रेस 10 साल से है, उसके पहले जो लोग जो है उसके कम्युनिस्ट पार्टी से संघर्ष करते रहे, मेहनत करते रहे, पार्टी को जिंदा रखा। और उसके बाद जब अब पार्टी जीतने की स्थिति में आ गई, 2019 के चुनाव में 18 सीटें लोकसभा की आई, तो अब हर कार्यकर्ता के मन में भावना आई ना कि हम भी एमपी बन जाए, एमएलए बन जाएं। तो अब उस पार्टी को, उसके लोगों को न दे करके टिकट आप बाहर के लोगों को लाए, तृणमूल कांग्रेस के लोगों को लाए। तो वो जो आपस में जो द्वंद्व मच रहा है, पार्टी से घबराई हुई है। सर, यहाँ तो अब सवाल सिर्फ एमएलए तक सीमित नहीं रह गया है। सर, बीजेपी ने कई ऐसे चेहरे उतार दिए हैं जो कि अपने आप में सीएम की दावेदारी करते हैं। सर, ऐसे में तो अगर हम कहते हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती भी है तो तब क्या होगा सर, जब जो जीत कर आएगा और अपने आप को स्वयंभू तौर पर सीएम घोषित करेगा? नहीं, आपको मैं बताऊं कि ये बीजेपी की बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, बहुत सफल स्ट्रेटजी मानी जा रही है क्योंकि उसमें 2 प्रबल दावेदार हैं। पहले तो ये दावेदार ये थे कि मुकुल जी हैं, तो मुकुल राय जो है बहुत सीनियर, बहुत सीजेंट आदमी है, ममता बनर्जी की बहुत करीबी रहे हैं। उसी तरह से शुभेंदु अधिकारी जी बहुत करीबी रहे हैं, दोनों जनाधार वाले नेता हैं। दोनों को टिकट देने का मतलब ये था कि भैया जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके जीत के आएंगे, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा जीत के आएंगे उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है। अभी तक मैं आपको बताऊं कि ये कहती रही है भारतीय जनता पार्टी, ये तृणमूल कांग्रेस, कि इसके पास कोई फेस नहीं है।
अब उसको ये जो आरोप था तृणमूल कांग्रेस का, ममता दो लोगों को उठा करके, दो कद्दावर नेताओं को विधानसभा का टिकट दे करके ये बीजेपी ने मैसेज देने की कोशिश की है कि भैया हमारे पास तो बहुत बड़े बड़े दावेदार हैं, फेस हैं। एक मुकुल वासनिक जो बहुत बड़े नेता हैं वहाँ के, वेस्ट बंगाल के, और शुभेंदु अधिकारी के बारे में कहा जाता है उनके पिताजी एमपी हैं, उनके भाई यहाँ। लेकिन सर बीजेपी ने तो एमपीओ को भी मैदान में उतारा। हाँ, वो बीजेपी ने उतारा, इसी स्ट्रेटजी के तहत उतारा ना, कि जो जनाधार वाले लोग हैं और जो उनको लगा होगा कि भाई इनको उतारेंगे क्योंकि एक बार ये जीत के आए हैं। तो अब वही हमने बताया ना कि एक एक सीट पर कांटे की टक्कर है, तो उस पर स्ट्रेटजी बना करके जीतना है, उनको सरकार बनानी है। तो अपने लोगों को जो नेता सेलेक्टेड है पहले से 2019 में जीत के आए हैं, उनका जनाधार अभी खत्म नहीं हुआ है, उनकी लोकप्रियता खत्म नहीं हुई है, इसलिए उनको टिकट दिया होगा। सर आलम तब क्या होगा जब रिजल्ट्स आएंगे? ये तो वेस्ट बंगाल की जनता बताएगी, वेस्ट बंगाल के मतदाता बताएंगे कि किस तरह से, कैसे उनको किसको उन्होंने पसंद किया, किस पर विश्वास जताया। ये तो सर वहाँ की जनता- दीदी का तो जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं आपको ओवर नजर नहीं आ रहा है? दीदी जिस तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, हालांकि बीजेपी भी कम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन दीदी जिस तरह से दावे ठोकती हैं और बात करती हैं, उनकी बोलने के अंदाज में वो ओवर कॉन्फिडेंस। जी, आप बताएं ना, लोकसभा ये विधानसभा का चुनाव जो हो रहा है, कोई भी चुनाव जो होता है उसमें जो कांटे की टक्कर होती है, जो प्रतिद्वंदी पार्टियां होती हैं, जो लीड करती हैं, जिनको सत्ता में आना होता है, और उन दोनों में कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है कि अगर वो कॉन्फिडेंस चुनाव के पहले नहीं दिखाएंगे तो चुनाव के पहले ही हार जाएंगे, चुनाव के पहले ही हार। तो ये दोनों पार्टियां सबसे ज़्यादा कांटे की टक्कर इन्हीं लोगों के बीच में है, तृणमूल कांग्रेस के बीच में है और बीजेपी के बीच में। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि दीदी भी कोई कॉन्फिडेंस दिखाने में अपना कम नहीं कर रही हैं। चोट लगने के बावजूद भी वो अपने अपने जो व्हील चेयर से जा करके प्रचार कर रही हैं, ये कोशिश कर रही हैं दिखाने के लिए भाई हम नाराज, हतोत्साहित नहीं है, परेशान नहीं है। बीजेपी हमको कितना भी परेशान कर रही है, उसी तरह से बीजेपी दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। उन्होंने पूरे लोगों को ताकत से झोंक दिया है। प्रधानमंत्री की रैलियां हो रही हैं, गृह मंत्री वहाँ जा रहे हैं, जेपी नड्डा जी हर महीने जा रहे हैं, पिछले 4-5 महीने से लगातार जा रहे हैं। तो कोशिश ये हो रही है कि मतदाताओं को ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम पार्टियां, जो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस, यही कांटे की टक्कर दे रही हैं और इसी दोनों में से सरकार बनाएगी। सर एमएलए की अगर हम बात करें, कैंडिडेट्स की बात करें, कैंडिडेट्स में सबसे ज़रूरी एक क्वालिफिकेशन होती है कि वो एक कर्मठ कार्यकर्ता होना चाहिए। ऐसे में कई ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता हम बंगाल में देख रहे हैं जहां उन्हें ये तक नहीं पता कि हम कैंडिडेट के लिए चुन लिए गए हैं। तो सर आप क्या बताएं कि उनकी मनोस्थिति क्या रही होगी जब उन्हें अचानक से इस बात का इल्म होता होगा कि हमें कैंडिडेट के तौर पे उतार दिया? नहीं, अभी देखिए हैरानी जताई है, 1-2 लोगों ने जताई है, कहा कि भाई हमें तो पता ही नहीं था कि हम लेकिन अब पार्टी उन पर विश्वास करती है। ये तो पार्टी का असेसमेंट है, पार्टी कई तरह से फीडबैक लेती है कि किसको खड़ा करना है, किस चेहरे को लोकप्रियता ज़्यादा है। तो कुछ लोग अपने को बड़ा मानते हैं कि विधायक का टिकट हम क्यों लड़े, विधानसभा में क्यों लड़े, हम एमपी के लोग हैं। ऐसे लोगों को ही टिकट जब मिल गया तो उन्होंने हैरानी जताई कि हम क्यों, हमको तो मुझे पता ही नहीं था, उम्मीद नहीं थी। तो आप बताएं कि बीजेपी में चूँकि जो भगदड़ है तृणमूल कांग्रेस से इतनी हो चुकी है कि एक माहौल, चुनाव के पहले माहौल बनाने की कोशिश की गई कि भैया तृणमूल कांग्रेस में कुछ दम नहीं है, वो भ्रष्टाचार से युक्त पार्टी है, सब लोग भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। तो ये मैसेज वहाँ के वहाँ की जनता को, वेस्ट बंगाल की जनता को भारतीय जनता पार्टी देने की कोशिश की है। लेकिन अंदर की कहानी जो लोग बता रहे हैं कि भाई तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हम लोगों से बात करते हैं, बताते हैं कि नहीं, उनको ईडी का और सीबीआई का दिखाया जाता है, डर दिखाया जाता है कि अगर तुम नहीं वहाँ रहोगे तो तुम्हें जो है। सर ये तो आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। ये खुलासा नहीं है, तो सब चीज़ें आ रही हैं, सब लोग बोल रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के भी बोल रहे हैं कि आप ईडी और सीबीआई का आप देख रही बहस देखिए। सब लोग बोलते हैं कि भाई आप सीबीआई और ईडी का झांसा दे करके, अच्छा संजोग से वहाँ शारदा स्कैम आप जानती हैं, शारदा स्कैम चल गया और ये जो आरोप लगे इसकी जांच इसी समय चालू हो गई बड़ी तेज़ी से। वहाँ सीबीआई के लोग कैंप कर रहे हैं, वहाँ ईडी के लोग कैंप कर रहे हैं। तो एक दहशत का माहौल है जनप्रतिनिधियों में। तो इसके वजह से भी भगदड़ वहाँ मची और बीजेपी की तरफ लोग आए। तो एक तरह से जो चुनाव के पहले जो वहाँ माहौल बना बीजेपी के पक्ष में, तो वो अब वहाँ का मतदाता इसको किस तरह से लेता है, किस तरह से सोचता है और किस तरह से फैसला करता है तो समय बताएगा। लेकिन बीजेपी इस मामले में लीड लेती हुई दिख रही है। तो मतलब हम मान के चले कि बीजेपी अगर आपको लीड देती हुई दिख रही है तो इस बार सरकार बीजेपी की? नहीं, अभी तो ऐसा, हम लोग तो पत्रकार हैं, हमें इस तरह की कोई बात नहीं कहना है कि भाई कौन है, क्योंकि आप कह नहीं सकती हैं, कोई हमारे पास कोई इस तरह का जांचने का कोई हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन जो चीज़ें बातचीत से लग रही है कि हम ये मानते हैं कि ममता बनर्जी भी कम नहीं है, उनको जो है
उनको टक्कर देना और उनसे लीड लेना, आपको बताएं। सर लीड लेने के साथ साथ जिस तरह की स्ट्रैटेजी वो तैयार करती हैं वो अपने आप में बहुत यूनिक होती है। आपको मैं बताऊं कि जब भी उनको चोट लगी है, जब जब उनको चोट लगी है, वो जीती है। तो वो जो चोट बेशक किसी तरह से लग गई, हादसा था, चोट लग गई, उसको भुनाने में पूरी तरह से कामयाब रही हैं। और आप वहाँ की जनता बड़ी भावुक है, मैं बताऊँ आपको, कल्चरली बहुत साउंड है, बहुत भावुक है। अब बीजेपी के लोग जो है, बीजेपी के नेता भी बातचीत में बताते हैं कि उसके हिसाब से उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई, उसके हिसाब से अब जो कलाकार आप देख रही हैं फिल्मों के लोगों को उतारा गया, वो इसीलिए लिया गया कि भाई वो लोग क्राउड को खींचने वाले लोग हैं, वो लोग भी वेस्टर्न में कुछ तालियां बजाएंगे, यूथ आएंगे उनके साथ, बहुत सारे लोग आएंगे। तो ये स्ट्रेटजी का पार्ट है कि ये जो दीदी ने जो झटका दिया है बीजेपी को, उसके चुनाव के समय, चुनाव के पहले दौर में, तो वो आगे की क्या क्या चीज़ें होंगी सर यही वजह है कि बीजेपी भी अब हल्के में नहीं ले रही है दीदी को, तो बहुत दिलचस्प रहने वाला है। बहुत जल्द 8 चरणों में मतदान होने वाला है वेस्ट बंगाल में, तो किसकी बनेगी सरकार ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तक प्रचार में जितना मसाला हमने देख लिया है शायद किसी बॉलीवुड मूवी में भी नहीं देखने को मिलता होगा। अभी फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ABNN के साथ।